सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम चलते हैं TRN3 यानी तीसरे पार्ट को हम लेके चलते हैं टेस्ट सीरीज़ का क्वेश्चन। सारे स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, चाहे वो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आप आराम से क्वेश्चन पेपर को देख के समझ के बना के और उसमें रिजल्ट बना सकते हैं। तो चलिए हम सवाल को स्टार्ट करते हैं। सवाल को देखिए, पहला सवाल कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना किया जाए तो उस वृत्त के क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। यानी किसी वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना किया जाए तो उस वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमको बोला त्रिज्या को कीजिए, तो त्रिज्या ये है, पाई ये है, पाई को छोड़ दिए, जिसमें बोलेगा बस उसमें करना और कुछ नहीं करना। बोला कि 3 गुना कर दिए तो 3 लिख दिए, इस पर पावर 2 है तो पावर 2 डाल दिए। 3 गुना मतलब क्या, 9 गुनी आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं करना, आंसर हो गया। यानी कहने का मतलब है कि जिसमें बोलेगा उसमें करना और रेस्ट को छोड़ देना और कुछ नहीं करना, आंसर बन जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। सवाल नंबर 2 को आते हैं बता कि कैसे आपको बनाना है सवाल को। अगला नंबर सवाल कहता है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 5 गुना किया जाए तो उस वृत्त की परिधि मूल परिधि की कितनी गुनी होगी। तो परिधि बोलता था, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। तो त्रिज्या को बोला था, त्रिज्या ये होगा, सिर्फ आर को रखना है और इसको छोड़ देना है, छोड़ दिए। बोला कि 5 गुना कर दिए तो 5 गुना एक ही है, इस पर पावर कुछ नहीं है तो बस 5 गुनी आंसर हो गया। आदमी करता है क्या, इसको 5 दूनी 10 कर देता है, जो कि गलत हो जाएगा। जिसमें बोलेगा बस उसमें ही करना है और रेस्ट को छोड़ देना और कुछ नहीं करना, यही आंसर हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल को देखिए, तीसरा नंबर सवाल का आता है यहाँ पर कि यदि किसी वर्ग की एक भुजा को 3 गुना किया जाए तो उस वृत्त के क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। 3 गुना किया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल हमको पता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर होता है। तो आपको बोला 3 गुना कर दिए भुजा को, तो भुजा का स्थान पर 3 लिख दिए, 3 के स्क्वायर कितना होगा, 9, 9 गुनी, बस यही तो आंसर होगा, यही उत्तर होगा और कुछ नहीं करना। देखिए आप मेरे पास क्लास करते तो थोड़ा सा भीड़ भाड़ होता है, तो भीड़ भाड़ के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है अगर आपको भीड़ दिखता है, बैठने में दिक्कत होती है, तो बस 3 टाइम आप आ सकते हैं। पहला 6:15 में बैच है, 6:15 से 8:30 है, इसमें टाइम नहीं मिले तो दूसरा शाम के 3 बजे है, 3 बजे आ सकते, 3 से 5 आ सकते। ये बैच, ये सब बैच थोड़ा खाली है, लेकिन 8:30 से 10:30 वाला बैच ये फुल हो चुका है। अगर आपको ये दोनों बैच में टाइम नहीं मिले तब इस बैच में आप आने का प्रयास करें, जिसमें टाइम मिले उसमें आ सकते हैं। थोड़ा सा भीड़ होता है लेकिन उससे डरना नहीं है, आपको मेहनत करना है, मेहनत करके क्लास करनी है। चलिए अगले सवाल चौथे नंबर पर आते हैं। चौथा नंबर ध्यान से देखेंगे। चौथा नंबर सवाल का आता है यदि किसी संख्या को 5 गुना किया जाए तो उस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ध्यान देना है, 5 गुना करना, कुछ नहीं करना। यदि किसी संख्या को 5 गुना किया जाए तो उस संख्या में कितने % की वृद्धि हो जाएगी, कुछ नहीं करना। 5 गुना, संख्या को नहीं जानते तो 5 गुना बोलेगा तो जादू देखिएगा, जादू कैसे सीखना आपको, ये विशेष हम चैप्टर में जाएंगे तो पढ़ाएंगे। 5 गुना मतलब 1 कम कर दिए 4, 400 प्रतिशत, प्रतिशत मतलब बटा 100 होता है, यही आंसर। क्योंकि अगर किसी को आप पैसा दिए, अगर किसी LIC एजेंट को पैसा दिए तो वो पैसे को बोलता है कि अगर आप हमको 1000 दिए हैं तो आपके पैसे को 5000 कर देंगे। तो 5000 कर देंगे तो 5 गुना तो कर दिया, लेकिन 1000 तो हम पहले से दिए हुए थे ना, तो वृद्धि कितना हुआ, 4000 की वृद्धि। तो ये कितना गुना वृद्धि हुआ, 4 गुनी वृद्धि हुआ। इसलिए कोई भी चीज़ में वृद्धि जो होता है तो उसमें 1 कम वृद्धि होता है। 5 गुना में 4 गुनी वृद्धि, 6 गुना में 5 गुनी वृद्धि, 8 गुना में 7 गुनी वृद्धि, 10 गुना में 9 गुनी वृद्धि, 15 गुना में 14 गुनी वृद्धि, यानी 1 कम वृद्धि होता है। लेकिन यहाँ पर जब प्रतिशत में खेल रहे, प्रतिशत में बात हो तो 5 गुना बोला जा रहा है। यदि किसी संख्या को 5 गुना किया जाए तो 5 गुना किया जाए तो 5 गुना में 4 गुनी वृद्धि होगा, 5 गुना में 4 गुनी वृद्धि होगा, क्योंकि एक मेरा ओरिजिनल ही होता है। लेकिन हमको पूछता कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, तो कोई भी चीज़ को प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो इस 4 में हम 100 से गुना कर दिए तो मेरा कितना हो गया, 400% यही वृद्धि हो। लेकिन इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप फटाफट आंसर कैसे देंगे। जैसे बोला 5 गुना तो 400% वृद्धि हो, 1 कम करके 100 डाल देना। जैसे बोलेगा 3 गुना 200%, 4 गुना 300%, 8 गुना 700%, 1 कम करके 100 डाल देना। 9 गुना 800%, 10 गुना 900%, 15 गुना 1400%, 8 गुना 700%, 2 गुना 100%, यानी 1 कम करके डाल देना और कुछ नहीं करना है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, अगले सवाल को सिखाते हैं। अगला सवाल ध्यान देना यहाँ पर कि अगला सवाल 5 नंबर सवाल का आता है यदि किसी वर्ग की एक भुजा को दोगुनी किया जाए तो उस वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। यदि किसी वर्ग की एक भुजा को दोगुना करना है
तो दुगना करना है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल आपका होता है कि भुजा स्क्वायर। ध्यान देना, थोड़ा स्पीड में चलना पड़ता है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए स्पीड में चलना पड़ता है। तो हमको बोला जा रहा है क्या कि दुगना करना है तो वर्ग की एक भुजा को दुगना करना है, 2 दे दिए। 2 की स्क्वायर कितना हुआ, 4 गुनी। अगर पूछता कि कितनी गुनी हो जाएगी तो 4 गुनी आंसर होगा, लेकिन हमको पूछा कितना प्रतिशत, 4 गुनी मतलब 1 कम कर दिए, 300% आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं करना, आंसर हो गया। अगले सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल आप देखेंगे 6 नंबर। उम्मीद करते हैं इस टाइप का सवाल आपको समझ में आया होगा। अगला चलते हैं 6 नंबर पर। 6 नंबर के सवाल को देखेंगे। सारे स्टूडेंट मेहनत कीजिए और सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को ज़रूर बनाना है, आपको बहुत फ़ायदा देगा। जो हम सवाल देंगे उसी से एग्जाम में रहेगा। अगला 6 नंबर आएंगे सवाल। 6 नंबर सवाल का आता है 4326। इस पर पावर है 832 गुना 325। इस पर पावर है 7325। 8329। इस पर पावर आपको दिखता है 3249 का इकाई अंक पूछता है। हम बताए थे कि अगर इकाई अंक में 6 पर पावर कुछ रहे तो उसका इकाई अंक 6 होता है, 5 पर पावर कुछ भी रहे तो उसका इकाई अंक 5 होता है। गुना है 9 पर पावर। 9 पर पावर हम बताए थे सम विषम, इस पर पावर विषम है। विषम के लिए आपका होता है आंसर, विषम के लिए 1 होता है और सम के लिए विषम के लिए आपका 9 हो जाएगा और सम के लिए 1 हो जाएगा। लिख देते हैं, सम के लिए आपका 1 और विषम के लिए 9 होगा। विषम के लिए 9 होगा। तो यहाँ पावर आपका क्या है, विषम संख्या है, इसीलिए क्या होगा, 9 होगा। 9 यहाँ लिख दिए। अब 9 लिखने के बाद गुना कर लेते हैं। 6 पंचे 30, 30 मतलब 0। 0 गुना 9 कितना हो जाएगा, 0। यही उत्तर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। 1-2 बार आगे पीछे वीडियो करके देख लेंगे, आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल 7 नंबर आइएगा, 7 नंबर समझिएगा। 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल कहता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपको बताना है। पिछला वीडियो में हम दिए थे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए, लेकिन यहाँ पर 7 नंबर बोलता है 7 पर पावर 2, 3 पर पावर 5, 4 पर पावर 2। अभाज्य गुणनखंड में जो टूटेगा लास्ट तक तोड़ दिए, उसके पावर को जोड़ दिए, आंसर हो जाएगा। यहाँ 4 पर पावर 2 है तो इसको 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं, लिख दिए। अब यहाँ पर 7 पर पावर 2, 3 पर पावर 5, पावर पर पावर रहता है, गुना होता है, 2 पर पावर 4 हो गया, बस पावर को जोड़ दिए। 5 2 7, 7 4 11, तो आंसर होगा अभाज्य गुणनखंड 11, और कुछ नहीं करना। पावर को आप लास्ट तक तोड़ दीजिएगा, तोड़ने के बाद जो लास्ट में आएगा वही आपका आंसर होगा, वही उत्तर होगा, और कुछ करना नहीं है। चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल 8 नंबर आएंगे। 8 नंबर सवाल कहता है 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 6, इसका अभाज्य गुणनखंड बनाना है। तो 8 नंबर सवाल देखिएगा, 2 पर पावर 5 गुना 2 पर पावर 6 गुना 4 पर पावर 2। एक बार आप इसका आंसर बना लीजिए, क्या आंसर होता है। 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 6, 4 पर पावर 2, ये तो टूट सकता है ना। तो 2 पर पावर 5 गुना 2 पर पावर 6, या 2 पर पावर 2 इस पर पावर 2 लिख सकते हैं। 2 पर पावर 5 गुना 2 पर पावर 6 गुना पावर पर पावर रहेगा, गुना होगा तो 2 पर पावर 4 हो गया। तो 6 4 10, 5 कितना हो जाएगा, 15। बस यही तो आंसर हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड 15। अभाज्य गुणनखंड, अच्छा अभाज्य गुणनखंड की संख्या नहीं पूछता, इतना बराबर व्हाट, यानी पूछता क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर हो जाएगा 2 पर पावर 15। अगर पूछेगा सॉल्यूशन क्या होगा तो कुछ नहीं करना है, पावर को जोड़ देना है। बेस समान तो पावर जुटता है, तो 2 पर पावर 15 आंसर हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड पूछेगा तो अभाज्य गुणनखंड भी 15 हो, यही आंसर हो जाएगा, और कुछ करना नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 9 नंबर आएंगे। एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। ध्यान देना है, सवाल कहता है कि एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। बहुत आसान तरीके से आपको हम समझा देंगे, सिर्फ देखते रहिए वीडियो को, आपको हम सिखा देंगे। पिता की आयु पुत्र की आयु की हमको बोला जा रहा है 4 गुनी है। 4 गुनी है ना, हाँ, ये 1 तो ये 4 है मतलब वर्तमान, ये प्रेजेंट में बोला। 4 गुनी बोला तो ये वर्तमान में बोला। अब उसके बाद बोलता है यदि दोनों की आयु का योगफल 80 है, तो दोनों की आयु का योगफल मतलब जोड़ होता है। दोनों का जोड़ कितना, 5 कलम का दाम 80 बोला। अगर बोलता दोनों का अंतर 80 है तो 4 में 1 घटा 3 कलम का दाम 80 करते। अगर बोलता पिता की उम्र 80 है तो सिर्फ पिता कहलाती। यानी कहने का मतलब जो बोलेगा उसको आपको बुलाना है और रेस्ट को कुछ नहीं करना। हमको बोला दोनों की आयु का योग 80 है तो दोनों का योग कितना, 5 कलम का दाम 80, तो 1 कलम का दाम 16। तो आंसर पूछा जा रहा है हमको, तो पुत्र की उम्र क्या है, तो पुत्र की उम्र तो 1 ही है ना, तो 1 में आपका निकल गया 16। बस ये उत्तर होगा, यही आंसर होगा। तो पुत्र की उम्र क्या है,
पुत्री की उम्र 16 साल, आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 10 नंबर आएंगे। 10 नंबर सवाल देखिए आप सभी, 10 नंबर कैसे बनाना है आपको ध्यान देंगे। 10 नंबर सवाल बोलता है यदि माँ की उम्र पुत्री की उम्र की 3 गुनी है, माँ की उम्र पुत्री की उम्र की 3 गुनी है, एक तो ये 3 हो गया, कुछ नहीं तो ये परसेंट में हो गया। उसके बाद बोला यदि पुत्री की उम्र 10 वर्ष हो, पुत्री की उम्र 10 है, ये 1 में 10 है, तो 3 में कितना, 30 से डायरेक्ट लिखिए। 1 कलम का दाम 10 रुपया, तो 3 कलम का दाम 30 रुपया। तो आंसर पूछा जा रहा है कि माँ की उम्र 5 वर्ष बाद क्या होगी। तो वर्तमान में माँ 30 साल की है, तो लेकिन पूछता है 5 साल के बाद क्या होगी। 5 साल के बाद मतलब 5 जुटेगा, ये 35 आंसर हो जाएगा। क्योंकि अभी हम बोलेंगे आपकी माँ की उम्र 30 साल है, तो 5 साल के बाद क्या होगा, 35 साल होगा, 5 जोड़ना पड़ेगा, इसीलिए इसमें हमने 5 जोड़ दिया, आपका आंसर होगा 35, यही आंसर हो गया। 11 नंबर आएंगे। 11 नंबर समझिए सवाल को, अगर थोड़ा बहुत कम भी समझ में आ रहा है तो वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। क्योंकि चैप्टर जो नहीं पढ़े, न्यू स्टूडेंट है, तो थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, समझ में आएगा आपको। अगला सवाल आएंगे, यदि रामू की आयु सोनू की आयु का अनुपात 2:5 है, रामू और सोनू की आयु का अनुपात 2:5 है, हमने लिख दिया। उसके बाद यदि दोनों की आयु का अंतर 15 है, अंतर बोला, अंतर मतलब घटाओ, तो दोनों का अंतर कितना हो गया आपका 3, तो 3 कलम का दाम 15 रुपया, 1 कलम का दाम 5 रुपया। तो आंसर हमको क्या पूछा जा रहा है कि 2 वर्ष पहले रामू की उम्र क्या था। तो 2 वर्ष पहले रामू पास पहुंचे, रामू की उम्र कितना है 2, 1 कलम का दाम 5 रुपया, तो 2 कलम का दाम कितना होगा 10 रुपया। तो लेकिन हमको पूछा जा रहा है कि 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले पूछा जा रहा है कि रामू की उम्र क्या है, तो पहले मतलब पीछे। अभी रामू की उम्र 10 साल है, तो 2 वर्ष पहले 2 घटा लेते हैं, तो आंसर हो गया 8 साल, यही 8 साल आपका आंसर हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं 12 नंबर। 12 नंबर सवाल देखिएगा आप सभी, 12 नंबर सवाल कैसे बनाना है। 12 नंबर सवाल का आता है 2,4,6 चलते चलते 50 का औसत क्या होगा। औसत बराबर हम सूत्र आपको लिखे थे, औसत बराबर होता है पहली जोड़ अंतिम बटा 2, और कुछ नहीं करना। पहली आपका 2, अंतिम 50 बटा 2, 52/2 = 26 आंसर हो गया, और कुछ करना ही नहीं। अगला सवाल है 10,20,40, 13 नंबर सवाल है 10,20,40 का औसत क्या होगा। तो पहली जोड़ अंतिम 100 तक गया है बटा 2, बस 110/2 = 55 आपका आंसर हो गया, बस कुछ नहीं करना है। औसत का मतलब होता है पहली जोड़ अंतिम बटा 2, और कुछ भी नहीं करना, आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो गया। अगला सवाल है 14 नंबर। 14 नंबर सवाल देखिएगा ध्यान से। 14 नंबर सवाल करता है प्राकृतिक संख्या का योगफल का सूत्र क्या होता है। प्राकृतिक संख्या का योगफल का सूत्र होता है क्या, n × n+1/2, n × n+1/2 सूत्र लिखा हुआ है, इसको याद कर लेना है, n × n+1/2, यही आंसर हो गया। अगला सवाल है 1 + 2, 14 नंबर सवाल का आता है 1 + 2 + 3 + 4 100 तक का योगफल क्या होगा। योगफल तो पहली जोड़ अंतिम बटा 2, यहाँ पर देखिए n × n+1, इस पर भी डाल सकते हैं। तो n का मान क्या डालेंगे 100 डाल दिए, n का मान 100 हो गया क्योंकि 100 तक गया है, +1/2, बस इसको काटेंगे 50 बार में, 50 × 101 = 50 आंसर हो गया, और कुछ नहीं काटना, ये उत्तर हो गया। इस तरह बना सकते हैं आप। सूत्र आपको दिया गया है, सूत्र पर आधारित सवाल है। हम ऐसा कोशिश करते हैं कि सूत्र दे, उस पर आधारित सवाल तुरंत आपको हम दें, क्योंकि दोनों रिवीजन एक साथ हो जाए। अगला सवाल पढ़ते हैं 15 नंबर। 50 तक के सभी प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होगा। 50 तक के सभी प्राकृतिक संख्या का योगफल बोला तो n × इसी पर डालना है, n का मान 50 डालना है, 50 + 1 51 हो गया, /2 कर लिए। अब इसको 25 बार में काट दिए, 25 × 51 जो भी हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही उत्तर हो गया, यही आंसर होगा, और कुछ करना नहीं है। अगला सवाल आइएगा 16 नंबर। 16 नंबर सवाल ध्यान से देखेंगे, 16 नंबर कैसे बनाना है आपको। 16 नंबर सवाल कहता है एक आदमी किसी बिंदु से पूर्व दिशा की ओर 5 मीटर चलता है। एक आदमी एक बिंदु से पूर्व दिशा की ओर 5 मीटर चलता है, डायरेक्शन का सवाल। तो पूर्व दिशा आपको पता होना चाहिए, हम पढ़ाते हैं इधर वाले को पूर्व, इधर वाले को पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। बोला जा रहा है कि एक आदमी
किसी बिंदु से पूर्व दिशा की ओर चला, तो पूर्व तो इधर हो गया, पूर्व दिशा की ओर 5 मीटर चला तो 5 डाल दिए, तथा वहां से वह 10 मीटर दाहिना तरफ चला। तो दाहिना मतलब हम बताते हैं जिधर घड़ी चले उसको दाहिना, तो 10 मीटर दाहिना, तो 10 मीटर नीचे हम आगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। उसके बाद बोला दाहिना चला, फिर वह पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर 5 मीटर चला। तो पश्चिम दिशा तो इधर होता है ना, इसलिए इधर चलना पड़ेगा यहाँ से 5 मीटर। तो जहाँ तक 5 मीटर है इसके सीधा सीधे में आगे खड़े हो गए। उसके बाद फिर बोलता है वह दक्षिण दिशा की ओर 7 किलोमीटर फिर से चलता है। तो दक्षिण क्या हो जाएगा, दक्षिण तो नीचे होता है, तो नीचे आपको चलना है 7 किलोमीटर। अब हमसे पूछता है कि मूल बिंदु से कितना दूर है, तो यहाँ से यहाँ आपका 10 है तो ये 10 हो जाएगा, ये 10 ये 7, तो टोटल कितना होंगे 17। यही 17 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा और कुछ करना नहीं है। आंसर हो गया 17। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल हम चलते हैं 17 नंबर। 17 नंबर सवाल को बनाइएगा, 17 नंबर सवाल को देखेंगे कि आपको कैसे हल करना। चलिए 17 नंबर हल करते हैं। बोला जा रहा है कि कोई आदमी किसी बिंदु से दक्षिण दिशा की ओर कुछ दूरी तय करता है। हमको बोला कि दक्षिण दिशा की ओर कुछ दूरी तय करेगा, तो दक्षिण तो नीचे होता है, तो नीचे आराम से चल दी, कुछ दूरी मतलब पता नहीं है, कुछ दूरी तय करता है। फिर वह 2 बार बाईं तरफ मुड़ता है। बाएं तरफ मतलब जिधर हाथ टेढ़ा घूमे उसको बायां बोलते हैं। तो 2 बार बाईं तरफ, तो 1 बार बायां, फिर यहाँ से बायां, तो यहाँ से बायां हाथ टेढ़ा ऊपर, जिधर टेढ़ा घूमे हाथ उधर बायां, 2 बार बाईं तरफ घूम गया, तथा अंत में वह 1 बार दाईं तरफ मुड़ा। तो दाईं तरफ यहाँ से दाहिना किधर होगा, इधर होगा, जिधर सीधा हाथ घूमे उसको दाहिना बोलते हैं। अंत में वह दाईं तरफ, तो इस तरफ चलना है। तो हमको पूछा जा रहा है, तो बताइए अभी वह किस दिशा में चल रहा है। तो अभी वह इधर चल रहा है, तो इधर का मतलब क्या, पूर्व होता है, तो आंसर हो जाएगा पूर्व। यही आंसर होगा पूर्व, यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, यदि कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 3 मीटर चलता है, ध्यान देना है। अगला सवाल फिर से, यदि कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 3 मीटर चलता है, तो पूर्व आपका ये हो गया, 3 मीटर चलता है, 3 मीटर चलता है। फिर वह दाईं तरफ मुड़कर 4 मीटर, तो दाईं मतलब क्या, नीचे, जिधर हाथ घूमे सीधा उधर दाहिना, तो यहाँ से दाहिना चल दिए 4 मीटर। तब हमको पूछा जा रहा है, तो बताइए अभी वह मूल बिंदु से कितने दूरी पर, यहाँ पहुँच गए हैं, अब यहाँ से नापना है मूल बिंदु से कितनी दूरी है। तो ये समकोण त्रिभुज का कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर रूट अंडर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, रूट अंडर 25 हो गया। रूट अंडर 25 को क्या लिखेंगे, 5। बस यही तो आंसर हो गया 5, और कुछ करना नहीं है। 5 आंसर हो जाएगा, 5 उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल 19 नंबर बढ़ते हैं। 19 नंबर देखिएगा ध्यान से। डायरेक्शन का सवाल खत्म हो गया है, अब डायरेक्शन के बाद सवाल हम चलते हैं। 19 नंबर सवाल कहता है कि RAMESH रमेश को लिखा गया है 1 2 3 4 5 6 लिखा गया है। 19 नंबर सवाल RAMESH 1 2 3 4 5 6 इसको लिखा गया। तो हमको लिखना है AESHAM। ए देखिए, ए का नंबर 2 नंबर में है, तो 2 नंबर क्या लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, 2 लिख दिए। ई का नंबर, ई कहाँ लिखा हो, यहाँ, इधर से 3 नंबर, तो इधर से 3 नंबर क्या है, 4। जहाँ जो लिखा हो बस उसको उठा के लिखना। एस कहाँ पर, यहाँ पर लास्ट से दूसरा, तो लास्ट से दूसरा कितना, 5 हो गया। उसके बाद क्या है, एच, तो एच कहाँ पर, लास्ट में है, तो लास्ट में 6 नंबर, तो 6 नंबर यहाँ लिख दिए। ए कहाँ पर है, 2 नंबर है, तो 2 नंबर यहाँ लिख दिए। उसका एम कहाँ पर है, 3 नंबर है, तो 3 नंबर लिख दिए। बस यही तो उत्तर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, और कुछ नहीं करना। सिर्फ नंबर उठा के रखना और कुछ करना नहीं। नंबर उठा के रख लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा, और कुछ करना नहीं है। अगला ये 20 नंबर। 20 नंबर सवाल ध्यान से देखना है, देखिएगा 20 नंबर सवाल कहता क्या है। 20 नंबर सवाल आपका है कौ, COW, कौ को लिखा गया AMU। देखिए C का नंबर 3, O का नंबर 15, W का नंबर 23, A का नंबर 1, M का नंबर 13, U का नंबर 21। 3 में कितना घटा कि 1 आ गया, 2। 15 में कितना घटा कि 13 आ गया, -2। 23 में कितना घटा, -2, यानी -2 हो रहा है। तो हमको लिखना मैट, MAT। M का नंबर कितना होता है, 13, A का नंबर 1 और T का नंबर 20। तो इसमें 2 घटेगा, 13 में 2 घटेगा, 13 में 2 घटेगा कितना होगा, तो 13 में 2 घटेगा, आपका हो जाएगा 11। 11वां लेटर के, 11वां लेटर क्या हो गया। अब यहाँ से 2 घटेगा क्या, अगर 2 नहीं घटेगा तो करना ही क्या, 26 इसमें जोड़ देना।
26 एक 27, 27 में 2 घटेगा ना, 27 में 2 घटेगा तो हो गया 25, 25 में लेटर वाई, इसीलिए 26 हो रहे क्योंकि अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। अब इसमें 20 में 2 घटेगा 18, 18 में लेटर आर, के वाई आर, यही आंसर होगा के वाई आर। आपका आंसर बी नंबर है, बी नंबर आंसर हो गया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस आप सब मेहनत कीजिए, मेहनत करके नौकरी लीजिए और नौकरी लेने के बाद मेरे पास जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं सारे को भेजिए। ऐसे भी आपके आस पड़ोस में जितने भी स्टूडेंट हैं एसएससी, जेडी, आर्मी, रेलवे या एसएससी कोई भी कम्पिटिटिव का एग्ज़ाम तैयारी करना चाहता है तो वो आ सकता है, क्योंकि कंपटीशन के लिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग, जीके, जीएस बहुत ही ज़रूरी है जिसकी हम तैयारी करवाते हैं। आगे आएंगे। अगला सवाल है FAT। FAT को लिखा गया 612। देखिए F का नंबर 6, A का नंबर 1 और T का नंबर आपका 2, यानी कि यहाँ पर लास्ट आपको लिखा गया है 2 अंक वाला को सिर्फ 1 अंक लिख दिया। तो हमको लिखना है क्या, यहाँ पर लिख रहा PAN, P का नंबर 16, A का नंबर 1 और N का नंबर 14। देखिए F का नंबर 6 तो 6 लिख दिए, A का नंबर 1 तो 1 लिख दिए, T का नंबर 20 होता है, 20 से नहीं लिख के सिर्फ 2 को लिखे, 0 को छोड़ दिए। तो उसी तरह यहाँ पर 16 होना चाहिए, 16 नहीं लिख के हमको सिर्फ 1 लिखना पड़ेगा क्योंकि 1 डिजिट को लिखते हैं। A का नंबर 1 हो गया, अब यहाँ N का नंबर क्या 1 ही लिखाएगा, बस 1 आंसर हो गया और कुछ नहीं करना। लेकिन ऑप्शन नहीं है तो दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा। सुनिएगा, दूसरा लगा हुआ यहाँ, ऑप्शन नहीं लिखा है। F का नंबर 6, A का नंबर 1 और T का नंबर 20। देखिए 6 का 6, 1 का 1, 20, ई दोनों डिजिट को हमने जोड़ा तो क्या 2 आ रहा है ना, यानी 2 अंक वाले को जोड़ के लिखा है। तो हम करते हैं क्या, 6 1 7, 2 अंक वाले को 7 कर देते हैं, 1 अंक वाले की 1 ही होता है, 4 1 5, यहाँ पर हो जाएगा 715, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, यही आंसर है। यानी डबल डिजिट वाले को वो जोड़ दिया है और कुछ किया नहीं, डबल डिजिट वाले को जोड़िए बस आंसर निकलेगा। अगला ये अगला सवाल, कल भी ये हम सवाल दिए हुए थे, कल भी सवाल दिए थे कि 2 और -3 किस में होगा। 2 और -3 आपका क्या चतुर्थ में होगा, ये हम कल भी बताए हुए थे, आप सभी को समझ में आ गया। एडवांस मैथमेटिक्स में पढ़ाते हैं, जो कि कल एडवांस मैथमेटिक्स होगा। सारे स्टूडेंट एडवांस के लिए तैयार हो जाइए, एडवांस में इधर उधर नहीं कीजिए क्योंकि आपको वो बहुत चीज़ सिखाएगा। इसलिए एडवांस मैथमेटिक्स शनिवार रविवार वाला क्लास ज़रूर से ज़रूर करना है, नहीं करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा, फिर बाद में आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए एडवांस मैथमेटिक्स में आना है आपको। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है कि 1 और √3 किस क्वाड्रेंट में होगा। 1 और √3 यानी दोनों प्लस है, तो दोनों प्लस किस में होता है, फर्स्ट में दोनों प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में क्या तीनों माइनस और इसमें क्या प्लस माइनस। तो देखिए दोनों प्लस किस में, फर्स्ट में, इसीलिए फर्स्ट में हो जाएगी। 24 नंबर सवाल का था, 24 नंबर सवाल का था √42 प्लस √42 प्लस √42 इन्फिनिटी। इसको कुछ नहीं करना, इस तरह का जब सवाल आ जाए ना, बस एक ज़्यादा एक कम में तोड़ दिए। 7 6 42 होता है ना, बस अंदर में पूछिए, प्लस होगा तो ज़्यादा वाला आंसर, माइनस होगा तो कम वाला आंसर, अंदर में प्लस है इसीलिए 7 आंसर हो जाएगा, यही उत्तर हो गया, यही आंसर होगा। अगला है 25 नंबर, 25 नंबर सवाल है √35 इन्फिनिटी तक। 35 को तोड़ेंगे 7 गुना 5, अंदर में देखते हैं माइनस है तो माइनस से मतलब छोटा वाला ले लीजिए, छोटा वाला 5 होगा ना, इसलिए 5 उत्तर हो गया और कुछ करना नहीं। बस अंदर में देखना है कि बड़ा रहेगा प्लस से रहेगा तो बड़ा, अगर माइनस से रहेगा छोटा वाला आंसर होगा और कुछ नहीं करना। आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगले सवाल को देखिए 26 नंबर, 26 नंबर सवाल देखेंगे आप सभी कि 26 नंबर सवाल कैसे बनाना। एक बार 2 बार वीडियो आप आगे पीछे करके देख लेंगे, स्लो करके देख लेंगे, आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। अगला सवाल आपका कहता है 5 पर पावर 3 उस पर पावर 2, 5 पर पावर 3 उस पर पावर 2, तो 5 पर पावर कितना 6, यही आंसर होगा क्योंकि पावर पर पावर रहता है तो गुना हो जाता है। 5 पर पावर 6 आंसर हो गया। अगला सवाल है 27 नंबर सवाल है PUZEMR, यहाँ पर क्या हुआ देखिए, P 16 और ये 21, ये 26 और यहाँ पर क्या 5। यहाँ पर देखते हैं 16 से 26 हो गया, 10 बड़ा। अब देखिए यहाँ 21 से ये 5 हो गया, 21 से 5 हो गया, ये तो पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है नहीं हो रहा। 1 मिनट रुकिएगा, इसको देख लेते कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ ये सवाल में। देखिए यहाँ पर 10 भरा हुआ है, 16 से यहाँ पर क्या कर दिया 26, 10 भरा, 21 से ये 5 हो गया तो 10 भरेगा तो ये 31 हो जाएगा। 21 + 10 होगा तो कितना होगा 31, 31वां लेटर नहीं पता है तो 26 घटता है तो 26 5 21, 5 हो गया तो 5वां लेटर ही, यानी 10 भरा हुआ है। तो यहाँ पर देख लीजिए 13 है,
और ये 18, 13 10 कितना 23, 23वां लेटर W हो जाएगा। 18 10 28 होगा, 28वां लेटर नहीं होता, 2 घटा लेते हैं तो 2 घटा लेते तो ये 26 होगा। तो यहाँ 26वां लेटर आपका क्या हो जाएगा Z। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा WZ। तो WZ आपका आंसर है, WR नहीं है, WZ आंसर नहीं है, इसलिए आपका आंसर नन ऑफ दिस हो जाएगा, यही आंसर हो गया। 10 10 भरा हुआ, 10 10 भरा हुआ है तो ये 28 हो गया। अच्छा या 2 घटाए हुए हैं, ये गड़बड़ हो गया, 26 घटेगा ना, 26 घटेगा तो यहाँ पर क्या होगा 2, दूसरा लेटर B हो जाएगा, यहाँ पर B हो जाएगा, WB होगा, ये मिस्टेक हो गया था WP, यानी 10 10 प्लस हुआ है और कुछ नहीं है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, अगले सवाल देखिएगा ध्यान से। अगला सवाल कहता है यदि किसी महीने की 5 तारीख को सोमवार हो तो उसी महीने की 13 तारीख को कौन सा दिन होगा। याद रखना है कि 5 तारीख, 10 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख, कुछ भी बोल दे आपको, उसमें कोई भी डेट बोल दे। 5 तारीख को हमको बोला 5 तारीख को सोमवार है, तो इस डेट में 7, 14, 21, 28 कोई भी डेट को जोड़िएगा तो वही दिन रिपीट करेगा। कैलेंडर में हम पढ़ाएंगे, अभी तत्काल याद रखना है। 7, 14, 21, 28 को कोई भी डेट में जोड़ दीजिएगा तो वही दिन रिपीट कर जाएगा। यहाँ पर जैसे देखिए 5 तारीख को सोमवार, 5 7 5 12, 12 तारीख को सोमवार ये होगा। 14 इसमें जोड़िएगा, 14 5 19 तारीख को सोमवार ये होगा। 21 5 26, 26 तारीख को सोमवार ये होगा। 28 5 33, 33 तारीख को सोमवार होगा। इसे हालांकि 33 तारीख होता नहीं है। तो हमको क्या करना है, तो हमको पूछा जा रहा है तो बताना है 13 तारीख को कौन सा दिन होगा। 13 पास पहुंचने के लिए कौन ज़रूरत पड़ेगा जोड़ना, तो आप बोलेंगे यहाँ पर कि 7 जोड़ देते हैं। तो 5 में हम 7 जोड़ते हैं तो 12 तारीख हो गया, तो 12 तारीख आपका सोमवार ही होगा। जब 12 तारीख सोमवार हो गया तो 13 तारीख तो मंगल लिखना पड़ेगा ना, बस यही उत्तर हो गया। आपको करना क्या है कि 7, 14, 21, 28 में से कोई भी डेट किसी भी डेट में अगर जोड़ दीजिएगा तो वही दिन रिपीट करता है और कुछ नहीं करना है, इसको याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर कहता है यदि किसी महीने की शुरुआत गुरुवार से हुई हो तो उस महीने के 17 तारीख को कौन सा दिन है। किसी महीने की शुरुआत यानी 1 तारीख को गुरुवार है तो उस महीने के 17, तो 17 पुराने के लिए कौन सा ट्रेन की ज़रूरत पड़ेगा, तो आप बोलेंगे 14 को जोड़ दिए। 1 + 14 को जोड़ेंगे तो 15 तारीख एक गुरुवार हो गया। जब 16 तारीख आपका हो जाएगा शुक्रवार और 17 तारीख आपका शनिवार, बस यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा शनिवार। शनिवार आंसर हो गया और कुछ करना नहीं है, समझ में आ गया। अगले सवाल पर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल 30 नंबर सवाल का आता है -1 + 5 + 3 -3। तो देखिएगा प्लस माइनस ये कट जाएगा, 5 में से 1 गया 4, बस यही तो उत्तर होगा 4, यही आंसर हो गया 4। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगले सवाल देखिएगा कौन सा बड़ा भिन्न है। बड़ा छोटा को हमको चेक करना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। देखिएगा ध्यान से, पहला नंबर सवाल है 31, पहला नंबर लिखा हुआ 31 नंबर 2/3 5/3। बड़ा छोटा को करने के लिए कुछ नहीं करना, बस कोना कोनी क्रॉस से गुना कीजिए। 3 दूना 6, यहाँ पर 6, 5 दिया 15। अब ये दोनों में देखिए 15 बड़ा है या 6 बड़ा है, तो आप बोलेंगे 15 बड़ा है, नीचे से गुना करना है। 3 दूना 6, 5 दिया 15, इसमें 15 बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा है, 5/3 बड़ा हो जाएगा, आंसर हो गया। जैसे यहाँ पर 32 नंबर सवाल है 1/5 3/2 4/5 कौन बड़ा है ये पूछता है। तो पहले 2 आदमी को ट्राई करते हैं, फिर तीसरे पर जाएंगे। यहाँ पर 1 दूना 2, ये 2 आया, 5 दिया 15, ये दोनों में कौन बड़ा, ये दोनों में 15 बड़ा, इसलिए इसको छोड़ दिया, हमको बड़का आदमी को पकड़ना। अब ये दोनों को ट्राई करते हैं, 5 दिया 15, 4 दूना 8, यहाँ पर 8 रुपया आया, यहाँ पर 15 आया, इससे भी बड़ा हो गया, इसका मतलब 3/2 बड़ा होगा, 3/2 आंसर हो गया और कुछ करना है, 3/2 आंसर बन जाएगा। अगले सवाल पर आएंगे। अगले सवाल बोलता है यदि किसी बहुभुज में भुजा की संख्या 5 हो तो बहुभुज कहा जाएगा। अगर बहुभुज में 5 को भुजा है तो उसको पंचभुज बोलते हैं, 6 को भुजा है तो षष्ठभुज बोलते हैं, 7 भुजा हो तो सप्तभुज बोलते हैं, 8 भुजा रहेगा अष्टभुज बोलेंगे, 9 भुजा रहेगा नवभुज बोलेंगे, 5 भुजा है तो पंचभुज बोलेंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पंचभुज हो गया। 34 नंबर सवाल का था यदि किसी समबाहुभुज के अंतः कोण की माप 140 है तो बाह्य कोण की माप क्या होगा। तो आपको हम बताए थे अंतः कोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री। अगर अंतः कोण 140 तो बाह्य कोण कितना निकलेगा, सोचो। बाह्य कोण आपका क्या हो जाएगा, 140 घट गया तो बाह्य कोण 40 डिग्री हो जाएगा ना, लेकिन इतना करने का नहीं है। बस करना क्या है, 180 में 40 घटा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 40। अंतः कोण 150 तो बाह्य कोण 30,
क्योंकि 180 में 150 घटेगा 30 हो गया। अंतः कोण 60 तो बाह्य कोण कितना 120, अंतः कोण 120 तो बाह्य कोण कितना 60, अंतः कोण 130 तो बाह्य कोण कितना 50, अंतः कोण 160 तो बाह्य कोण कितना 20, यानी 180 में घटाते हुए चलना है और कुछ करना नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है यहाँ पर, यदि किसी समबाहुभुज के अंतः कोण की माप 140 है तो उस समबाहुभुज में भुजा की संख्या क्या होगी। देखिएगा ध्यान से, यदि किसी समबाहुभुज के अंतः कोण 140 है, अंतः कोण 140 है तो बाह्य कोण कितना होगा 40, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि दोनों को जोड़ के हमको 180 पुराना। अंतः कोण 140 तो बाह्य कोण 40 लिखेंगे। और बोलता है भुजा की संख्या क्या होगी, तो भुजा की संख्या बराबर सूत्र होता है 360 बटा बाह्य कोण, 360 बटा बाह्य कोण होता है, तो 360 लिख दिए और बाह्य कोण आपका 40 है, तो आपका भुजा की संख्या कितना होगा 9। बस ये आंसर हो जाएगा 9 और कुछ करना नहीं है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, और समझ में आया है तो आप सभी से निवेदन है कि जितने भी आस पड़ोस में, हमको कुछ नहीं चाहिए आपसे, जितने भी आस पड़ोस में स्टूडेंट है बस उसको कन्विंस कीजिए मेरे पास 4-5 दिन एंट्री मरवाइए क्लास में, वो अपने आप मेरे पास रह जाएगा। बस फैलाने के लिए आपको बोलना है कि ट्रिक सेंटर का नाम इतना होना चाहिए कि जितना आदमी के सोच से परे होना चाहिए, इतना फैला दो इसको कि आदमी के जेहन में पता चले कि ट्रिक सेंटर चाहे मेरे पास पढ़े या ना पढ़े, बस स्टूडेंट को, न्यू स्टूडेंट को थोड़ा सा कन्विंस कीजिए, क्योंकि प्रचार प्रसार अभी नहीं हो पा रहा है। आप ही मेरे लिए प्रचारक है, बस थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ठीक है। कल एडवांस मैथमेटिक्स के लिए हम कल मिलते हैं और सारे स्टूडेंट एडवांस में आइए। तब तक के लिए ट्रिक सेंटर की ओर से जय हिंद।